प्रातःकालीन बेला में आप लोग यज्ञ पर चर्चा सुन रहे हैं और यज्ञ इतना विस्तृत स्वरूप वाला है कि उसकी चर्चा अनेक दिनों तक की जा सकती है। मैं प्रयास कर रहा हूं जहां उसके शाब्दिक अर्थ समझ में आए, उसका व्यावहारिक स्वरूप समझ में आए, वहां पर उसकी वैज्ञानिकता क्या है ये भी समझ में आनी चाहिए। तो आज मैं अग्निहोत्र की वैज्ञानिकता पर चर्चा करूंगा और इसको मैंने नाम दिया है पर्यावरण संरक्षण। हाँ जी, क्या नाम दिया? पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा, इस पर हम आज विचार करेंगे। उसमें अग्निहोत्र की क्या भूमिका है, वातावरण प्रदूषण से कैसे मुक्ति हो सकती है। तो इसके चर्चा के लिए हालांकि बहुत बड़ी चर्चा है यहाँ, लेकिन फिर भी आज मैं उस चर्चा को पूरा करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत समय कम रह गया है। अब कल का परसों का दिन है, इसीलिए कल संभव है यज्ञ की भावना के संदर्भ में बात करेंगे और अंतिम दिन का कार्यक्रम जैसा भी होगा योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज को समर्पित होगा। तो यज्ञ की चर्चा का वैज्ञानिक स्वरूप या पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मैंने इसके 4 भाग किए हैं। माने हमारे लिए 4 कर्तव्य बाकी हैं। उनमें पहला कर्तव्य है कि मैं आज से व्रत लेता हूँ, निर्धारित करता हूँ, ऐसा अपने आप को सजग करता हूँ कि मैं अपनी वजह से कोई प्रदूषण नहीं करूँगा। जरा ध्यान देना, सबसे पहला व्रत है ये। मैं व्रत लेता हूँ कि मैं आज से जीवन पर्यंत प्रदूषण नहीं करूँगा। लेकिन कुछ प्रदूषण ऐसा है जिसे हम रोक नहीं सकते, तो फिर दूसरा कर्तव्य है हमारा कि मैं वृक्षारोपण करूंगा। कम से कम 1 पेड़ हर वर्ष लगाऊंगा, कम से कम 1 पेड़। और चूंकि वृक्ष सारे प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते, वृक्ष एक सीमा तक प्रदूषण दूर कर सकते हैं, तो फिर तीसरा मैं आज जानूंगा कि मैं अग्निहोत्र अवश्य करूंगा, क्योंकि अग्निहोत्र से सभी प्रकार का प्रदूषण दूर हो जाता है, चाहे वो जल का है, चाहे वायु का है, चाहे वो भूमि का है, चाहे वो ध्वनि का है, चाहे वह विचारों का है। वैसे सबसे बड़ा खतरनाक प्रदूषण है जी विचारों का प्रदूषण, क्योंकि धरातल पर उल्टा काम होता है, उससे पहले दिमाग में ही बनता है। जैसे मकान ये बना तो पहले धरातल पर बना कि कागज में बना? अच्छा, कागज में बना के पहले दिमाग में बना? इसीलिए सारे काम पहले बनते दिमाग में ही है। इसीलिए दिमाग का शोधन करना बहुत ज़रूरी है। अस्तु, कितने तरीके बताए मैंने आपको? अभी कितने बताए? 3। चौथा तब बताऊंगा जब आप कहोगे कि बता दो, क्योंकि तीसरे के बाद ज़रूरत ही नहीं है। आप पूछोगे तो बता दूंगा, है ना? सोच रहे ज़रूरत है, उसे भी बता दे रहा हूँ। चलो फिर ही बताऊंगा, लेकिन आज ही बता दूंगा, घबराना नहीं। तो सबसे पहले हम जितना समय है उसी हिसाब से चर्चा पर बांटते हैं और पहले बिंदु को लेते हैं कि मैं प्रदूषण नहीं करूंगा। तो क्या मैं ही प्रदूषण करता हूं? जरा ध्यान देना, मैं का मतलब मैं मनुष्यों का प्रतिनिधि हूं। अब सारे संसार के जितने जंतु हैं उनमें प्रदूषण एक ही जंतु करता है। हाँ जी बोलो। और ये बात एक व्यक्ति ने झटके में समझा दी, एक झटके में। मध्य प्रदेश का एक शिवपुरी नाम का नगर है, बहुत अच्छा। उसके किनारे बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल है, उसमें एक झील भी है, उसके किनारे पर्यटक स्थल बना है। तो जो दीवार बनी है उस दीवार पर एक पर्दा टंगा था और उस पर्दे पर एक वाक्य लिखा था।
इस पर्दे को उठाइए और पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध एक खतरनाक प्रजाति के दर्शन कीजिए। देखो क्या कह रही है भाषा, माने इस पर्दे के अंदर एक खतरनाक जंतु छिपा बैठा, उसे देखो, जो पर्यावरण का संरक्षण बोलो नहीं होने देता है। भाषा फिर से सुनो, इस पर्दे को उठाइए और पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध एक खतरनाक प्रजाति के दर्शन कीजिए। हमारे मन में बड़ा कौतूहल था, जल्दी देखो। देखा तो उसमें शीशा लगा हुआ था। अब बताओ क्या दिखाई दिया, कौन सी प्रजाति दिखाई दी है बताओ? मनुष्य नाम की प्रजाति। माने पर्यावरण का संरक्षण कोई नहीं होने देता है तो वह केवल और केवल बोलो मनुष्य है। अच्छा, पशु उठाएगा उसे? देखो तरीका देखो, न पशु उठाएगा न पक्षी उठाएगा, और कोई उठा के देखेगा उसे? मनुष्य पढ़ के तो मनुष्य उठा के देखेगा बस, और मनुष्य को पता चलेगा कि भाई तू ही है। इसीलिए आप अब अपने अंदर झांक के देखो कि क्या वाकई में हम प्रदूषण कर रहे हैं। तो कुछ नमूने देखते जाओ और आपको लगेगा कि मनुष्य कितना बेखबर हो गया है, कितना अभद्र हो गया है, कितना अनैतिक हो गया है, स्वास्थ्य के प्रति कितना गलत तरीके से कार्य कर रहा है, और कितनी जागरूकता सजगता की जरूरत है। प्रातःकाल सारे नगरों की सफाई हो जाती है, बड़ा परिश्रम करते हैं लोग सफाई करने वाले, लेकिन एक व्यक्ति प्रातःकाल निकला, ड्यूटी जा रहा है, और ड्यूटी जाते जाते उसने हाथ में कुछ ले लिया खाने को और खाता जा रहा है। पॉलीथिन में सामान है खाने का, खाता जा रहा है, सामान खत्म, पॉलीथिन खाली। अब उस पॉलीथिन को उसने साफ सुथरे फुटपाथ पर छोड़ दिया। साफ सुथरा फुटपाथ पड़ा है, वह पॉलीथिन छोड़ दी। दूसरा आया, दूसरे ने जानबूझकर वहां छोड़ी कि पहले से पड़ी है, और शाम तक ढेर हो गया। आनंद लेना जरा। अब जो पहला व्यक्ति था शाम को लौट रहा था, और लौटते समय जब उसने फुटपाथ पर कूड़े का ढेर देखा तो क्या कहता है, छी, इस नगर के लोग बड़े गंदे हैं, चाहे जहां कूड़ा डाल देते हैं। ओहो, बोलो ऐसे नमूने हैं कि नहीं? अगर कोई देख रहा हो तो कूड़दान में डालेंगे, और जब कोई नहीं देख रहा तो कहीं भी फेंक देंगे। सारी सीवरेज चौक करके डाल दी, सारी नालियां बंद करके फेंक दी, सारे नाले बंद कर दिए। इतना भयंकर है, शोध करने वाले ने कहा समुद्र में इतना पॉलीथिन जा चुका है कि अब अगले 100 साल तक समाप्त नहीं होगा। अगले 100 साल तक, क्योंकि ये जल्दी से गलता सड़ता। इसीलिए नोट करो, आज से हम ऐसी पॉलीथिन का प्रयोग बंद कर देंगे जिसका प्रयोग एक बार होता है। पॉलीथिन के दोने, पत्तल, थर्माकोल, इसे बंद कर दो आज से, अभी से। अगर आप यज्ञ का लाभ लेना चाहते हो तो, सही में दयानंद का काम करना चाहते हो तो, मैंने अपना व्रत ले रखा है, चाहे मैं भोजन को एक ही बर्तन में कर लूँगा, लेकिन मैं पॉलीथिन के कभी किसी थाली प्लेट में भोजन नहीं करता। उनसे कह रखा है भाई करा सको तो करा दो, नहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी है, व्रत मेरा, तकलीफ मुझे होगी, आपको नहीं होनी चाहिए। जो गिलास है प्लास्टिक का, एक बार पिया फेंक दिया, ढेर कर देते हैं लोग। ज़्यादा अच्छा है मिट्टी का प्रयोग करो, कागज़ का प्रयोग करो, ऐसा प्रयोग करो कि जो ख़त्म हो जाए, डिस्पोजल हो जाए। एक बात सुनो, आनंद लेना, कूड़े को साफ करके बाहर इकट्ठा कर देना या कूड़दान तक पहुंचा देना या नगर के बाहर इकट्ठा कर देना, ये भी कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात, बोलो, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो इसमें है
कि हम एक तिनका कूड़ा पैदा ही ना करें। अच्छा, जोर से बोलना, संभव है कि नहीं? संभव है, ऐसा नहीं असंभव है, संभव है। और आप उनको धन्यवाद कीजिए आज जो हमारे पूर्वज थे, 100 साल पहले वाले पूर्वज, जिन्होंने एक तिनका कूड़ा पैदा नहीं किया। बोलो जरा, कितना? एक तिनका। और हमने कितना इकट्ठा कर दिया? मैं आगरा में अक्सर एक चर्चा कहा करता हूं, आगरा में ताजमहल बना है। तो मैंने कहा ताजमहल वाले से, आज के लोगों ने कहा ताजमहल बनाने वाले से, क्या तूने ताजमहल बनाया है? अरे इतना तो कूड़ा इकट्ठा कर देंगे हम। जितना बड़ा ऊंचा ताजमहल है उससे बहुत ऊंचा कूड़ा इकट्ठा कर दिया आगरा वाले लोगों ने। अच्छा, आगरा के लोगों ने इकट्ठा कर दिया कि आपके नगर में भी इकट्ठा कर दिया है? दिल्ली के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ बना दिए कूड़े के, और यूँ कह रहे हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। पुराने लोग क्या थे? अब देखो जरा कितने समझदार लोग हैं। जहर बना दिया, वायु में जहर, पानी में जहर, खाने में जहर, और यूँ कहते हमसे बड़ा समझदार कोई नहीं। समझदार हो? ये काहे की समझदारी है भाई? अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसीलिए तय करो कि हम आज से निर्धारित करते हैं, मेरी वजह से कोई कूड़ा नहीं किया जाएगा। कूड़ा निकलता है सबसे ज़्यादा अपने घर, और घर में भी रसोई घर में से। हमारी बहनें बड़ी चतुर हैं, अपने घर में इतनी सफाई रखती हैं, लेकिन करती क्या? उनकी चतुराई देखो। जिस पॉलीथिन में सब्जी आई हुई होती है, छील के छिलका उसी पॉलीथिन में बंद करके गांठ बांध देती। कितनी चतुराई है देखो, है ना? अपना घर साफ रहना चाहिए। आपको मैं एक आनंद की बात बताना चाहता हूं। आप अपने भारत के कूड़े को अमेरिका भेज दो, सारे कूड़े को भेज दो, और अब आप मुझे बताओ अमेरिका में जो प्रदूषण होगा उससे भारत को हानि होगी, हाँ या ना? कैसे समझाओगे इस बात को? बताओ कैसे समझाओगे? माने हम कलाकारी देखिए, मैं तो हैरान होता हूं कि क्या है ये लोग। इधर बहुत बढ़िया कोठी बनी है, इधर बहुत बढ़िया कोठी बनी है, बीच वाला प्लॉट खाली है, बताओ क्या करते हैं उसका? कितने बुद्धिमान लोग हैं, कितने समझदार हैं वो लोग कि जो अपने घर के पड़ोस में ढेर कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसका सूंघ सूंघ कर आनंद लेते रहते। कितने समझदार लोग हैं। कैसे समझाओगे आप? विकट वातावरण बना के डाल दिया है, और लोग अपने आप को समझते हैं हम बहुत समझदार हैं। आपको समझदारी दिख रही है? अरे समझदारी में हम गिरते चले जा रहे हैं। और देखो उस बहन को क्या कहिएगा जिसने फ्रीज का दरवाज़ा खोला और 4-5 कटोरियों में से एक पीछे से कटोरी निकाली और हाथ पर रखकर कहती है ये सब्जी कौन से दिन बनाई थी? मेरी बात पहुंची आप तक? होता है ऐसा? माने आपने क्या समझ लिया ये फ्रीज है, महीने भर सब्जी साफ बनी रहेगी? कुछ तो आटा गूंथ कर रख देते हैं और कहते कई दिन तक इसी में से तोड़ तोड़ के रोटी बनती रहेगी। कमाल हो गया। इसीलिए पढ़ो इन चीज़ों को। मैं तो यहाँ नमूने बताऊंगा। पर्यावरण संरक्षण के ऊपर मैंने बड़ा अध्ययन किया, और मैं इसके लिए भी कुछ दिनों, अभी मैंने पिछले दिनों वर्कशॉप भी लगाई कई जगह। एक बहुत अच्छी सी बैठक की, लोगों को बताया कि देखो आप क्या करें जिससे आपके घर से एक दिन का भी कूड़ा ना निकले। पहले तो पॉलीथिन का प्रयोग ना करें, थैला लेकर जाएं, जो तरल पदार्थ हैं उन्हें बर्तन में लाएं, और अगर किसी सामान से पॉलीथिन आती भी है तो उसे गीली होने से बचाएं। गीली ना होने दें, सुखा करके स्टोर करते रहें, वो किसी न किसी तरीके से रिसाइकिल में आ जाएगी। कूड़े में ना डालें। और दूसरा, कूड़ा 2 तरह का बनाएं। माने अपने घर से 2 भागों में कूड़े को बांटें, एक गीला कूड़ा और एक सूखा कूड़ा। और जितना भी सूखा कूड़ा है वो सब रिसाइकिल में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? सब, मिट्टी, लोहा, प्लास्टिक, सब। और गीला कूड़ा
कहीं खाने के काम आ जाएगा और या फिर खाद बनाने के काम आ जाएगा। एक रत्ती भर कोई भी प्रदूषण का सामान पैदा नहीं होगा। घर में उतना भोजन बनाओ जितना अभी ख़त्म हो जाए, या 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, 3 घंटे में ख़त्म हो जाए। सुबह का शाम खाने की आदत भी बंद कर दो, शाम का सुबह खाने की आदत बंद कर दो, उसमें पौष्टिकता नहीं रहती है। इस पर कभी पढ़ना आचार्य बाघभट्ट को, वो कहते 3-4 घंटे के बाद भोजन उपयोगी नहीं रहता, उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। इसीलिए भोजन उतना बनाओ जितना खत्म हो जाए, ताज़ा भोजन बनाओ। भोजन खराब होने से पहले खा लो या बांट दो, पशुओं को खिला दो छिलके। अच्छा आप बताओ, कूड़ा निकला हाँ या ना? तो आज जो सुन रहे हैं उसे व्रत के रूप में धारण करो कि मैं अपनी वजह से कोई प्रदूषण नहीं करूंगा। पहला बिंदु है, एक नमूना और दिखा देता हूं, नमूने बहुत है मेरे पास। भोजन हो रहा है और भोजन होने के बाद स्टैंडिंग भोजन, सारे लोग चले गए, उसके बाद आप उस स्थान का निरीक्षण करना और आप मुझे सच सच बताना, आपको ऐसा लगता है कि मनुष्यों ने भोजन किया है या ऐसा लगता है जंगली पशु घूम के गए हैं? है कमाल उस घर का, उस जगह का जहां भोजन अभी अभी होकर के निपटे, सारे लोग गए, ऐसा लगता है जंगली पशुओं ने बड़ा उद्यम किया है यहां। एक व्यक्ति ऐसा देखा, प्लेट उठाई, सामान भर लिया, क्यों जी ज़्यादा तो नहीं हो गया कहीं? इससे भी ज़्यादा भर लेते कई बार, उन्हें ये हिम्मत नहीं होती कि बार बार ले लिया जाए। और आधा खाया, आधा प्लेट में ही रख दिया, और उसने प्लेट जहाँ रखते वहाँ नहीं रखी, कहीं तो टेबल के नीचे खिसका दी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसके पास जाकर कहा भैया ये क्या कर रहे हो, तुम तो कई गलतियां कर रहे हो। वो कह रहा मैं क्या गलती कर रहा हूं? तो मैंने, पहली गलती तुमने की है कि तुमने प्लेट में भोजन छोड़ा है इतना ज्यादा। दूसरी गलती की है कि तुमने प्लेट को जगह पर नहीं रखा। तो पता है क्या कहता है, दलील सुनो उसकी। वो कहता है सुनो, मैं प्लेट में से पूरा साफ कर दूंगा तो यूं कहेगा छोटे घर का है क्या, भूखा ही चला आया था क्या? माने प्लेट में भोजन छोड़ना बड़े लोगों की पहचान बन गई है। बोलो मैंने ठीक कहा क्या? अच्छा सच बताओ, वो बड़े लोग हैं कि छोटे लोग हैं? एक कण भी अन्न नहीं बिगड़ना चाहिए। एक कण अन्न बिगाड़ दिया, अन्न का अपमान है, परमात्मा की व्यवस्था का अपमान है, और दूसरे के मुंह से नेवाला छीन लिया। अरे उसमें रखा रहता तो किसी के मुंह में पड़ जाता। अरे आपके, जब आप अपने घर पर कर रहे हैं या कहीं भी, कटोरी में भी एक कण दाना नहीं रहना चाहिए। अगर आदत डालो तो अच्छी है, उसमें थोड़ा 1 चम्मच पानी डालो, घुमा करके पी जाओ, ताकि बर्तन साफ करने वाली बहन, माँ या किसी व्यक्ति को भी अच्छा लगे, उसे भी ज़्यादा परेशानी अनुभव ना हो। गंदगी गंदगी चारों तरफ। आओ ज़रा कुछ चिंतन करो। प्यारे बंधुओं, मैं एक बिंदु पर यही विचार बंद करता हूँ, दूसरे बिंदु को उठाता हूँ। आप और हम सब व्रत लेते हैं कि हम अपनी वजह से कोई प्रदूषण, पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, प्रदूषण नहीं होने देंगे, चीज़ों का गलत प्रयोग नहीं होने देंगे, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, कहीं टोटी चल रही है तो उसको बंद कर देंगे, पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा बिंदु कब शुरू होता है? क्योंकि इतने भर से काम पूरा शुद्धि का नहीं होगा, क्योंकि मेरे शरीर में से ही प्रदूषण निकलता है और जिसे मैं रोक नहीं सकता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रोक सकता हूं, 24 घंटे निकलती है। शरीर से पसीना, मलमूत्र का विसर्जन। अच्छा हमारे लिए संसाधन, कपड़ा बना, मकान बना, इनसे प्रदूषण होगा कि नहीं? माने जहां से ये बन के आ रहा है वहां से होगा। इसीलिए कुछ आवश्यक प्रदूषण होना ही है, तो उस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें व्रत लेना होगा कि हम वृक्षारोपण करेंगे, और इतना करेंगे कि चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाए। मैं तो ये मन रखता हूं कि अगर सारे लोग विचार कर लें कि हमें वृक्ष लगाने हैं, तो किसी को भी वृक्षों से संबंधित फल आदि खरीदने की जरूरत। कितना एरिया खाली पड़ा हुआ है,
अरे उस एरिया में सब में लगा डालो, फिर देखो कितना आनंद है। वृक्षों के बारे में कहा है कि वृक्ष मनुष्य के बड़े भाई हैं। कल्पना करके देखो, सारे वृक्ष समाप्त कर दिए जाएं, पृथ्वी पर तो जीवन संभव है। एक अच्छा सा प्रयोग हो गया। यह प्रयोग हुआ दुबई में। दुबई में पेड़ पैदा नहीं होते, इसीलिए वहां की सरकार ने एक बजट बनाया कि भाई हमने ये सब रोड बनाए हैं, दूसरे विदेशों में देखते हैं तो रोडों के किनारे पेड़ होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। माने सुंदरता के लिए उन्होंने पेड़ पौधे लगाए। कितना परिश्रम किया होगा, मिट्टी दूसरे देशों से मंगाई, गड्ढे खोदकर अपने देश की मिट्टी निकालकर दूसरे देश की भरी, पौधे लगाए, एक डिपार्टमेंट बनाया, पौधों की देखरेख तो वहीं करनी है, समय से पानी लगा, पेड़ होने लगे, और पेड़ होने लगे तो सुंदर लगने लगा। और एक कमाल की बात हो गई कि उस एरिया का टेम्परेचर भी डाउन हो गया। तो उन्होंने उस क्षेत्र अपने इस काम का बजट और बढ़ा दिया। कमाल देखो, उस देश के लोगों को धन्यवाद तो बनता है जिन लोगों ने पेड़ लगाने के लिए इतना पुरुषार्थ किया। और अब बताओ मैं अपने लोगों को धन्यवाद कैसे करूं, जहां बीज ऐसे ही डाल दो अनायास, बीज नहीं डालो तो भी अनायास पौधे पेड़ उगते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें होने नहीं देते हैं। काट काट करके सारा का सारा एरिया इतना कर दिया कि अब हमारे यहाँ टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उस एरिया को देखो जा करके। अच्छा, कभी आप जैसलमेर या फिर उधर गए हों, राजस्थान का जो रेगिस्तान क्षेत्र है उधर गए हों, तो आपको पता चलेगा गर्मी क्या होती है, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या है, इसीलिए पेड़ आराम से होते नहीं हैं, होते तो बहुत कम होते हैं, दूर दूर तक रेत दिखाई देता है। इसीलिए वृक्ष लगाओ, जन्मदिन पर लगाओ। और 2 मौसम आते हैं वृक्ष लगाने के, एक तो ये वर्तमान में चल रहा है, उनको धन्यवाद करो जो यहाँ पेड़ ला करके माता जी रख देती हैं कि लगाओ अपने घरों में। और औषधीय पौधे लगाओ, फल वाले लगाओ, छायादार लगाओ, देसी लगाओ, विदेशी मत लगाओ। विदेशी पौधे एलर्जिक होते हैं ज़्यादातर, इसीलिए बचो उनसे। एक एरिस्टोनिया नाम का पौधा पेड़ ज़्यादा लग रहा है घरों के आसपास, वो खुजली करता है, एलर्जिक पौधा है, उसे मत लगाओ। देसी लगाओ, आम लगा दो, नीम लगा दो, पीपल लगा दो, बट लगा दो, ये ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा लाभ देने वाले पौधे हैं। तुलसी, एलोवेरा या गिलोय है, ऐसे पौधे तो अपने घर के बिल्कुल समीप होने चाहिए, घर में होने चाहिए। हम अभी बात कर रहे थे वृक्षारोपण। दूसरा सुनो, वृक्षारोपण से सारे प्रदूषण को दूर नहीं किया जा सकता। वृक्षारोपण जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है अग्निहोत्र करना। इस पर विचार करते हैं और आज इसकी साइंस समझेंगे कि अग्निहोत्र की वैज्ञानिकता क्या है। क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग तो भारत देश में ऐसे हैं कि जो हवन के बारे में जानते नहीं है, मानते हैं। वो ये मानते हैं कि हवन बहुत अच्छा काम है, और आर्य समाज के लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं, पर कुछ लोग इतने पर भी नहीं करते हैं। जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन दूसरों को उपदेश करते, खुद ना करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से निवेदन चाहूंगा ध्यान से सुनने के लिए। एक व्यक्ति ऐसा कहता है, घी खाने को है नहीं, नारी समाजियों को फूंकने को चाहिए। और यह प्रश्न नया नहीं है, यह महर्षि दयानंद के सामने का भी है। महर्षि दयानंद से एक व्यक्ति प्रश्न करता है, स्वामी जी आपकी सब बात समझ में आती हैं, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आप इतना कीमती घी जलाकर क्यों नष्ट करवाते रहते हो। उसकी भाषा थोड़ी सभ्य है, इनकी भाषा थोड़ी असभ्य, बात तो एक ही है। तो ऋषि दयानंद क्या जवाब देते हैं, आपको यहां से साइंस समझ में आना शुरू होगी। ऋषि कहते हैं, मित्र अगर तुम पदार्थ विद्या जानते तो ऐसा ना कहते। तुम पदार्थ विद्या जानते तो ऐसा ना कहते, क्योंकि कभी किसी पदार्थ का अभाव नहीं होता है।
ये दो बातें हैं, दर्शन में भी और साइंस में भी। अभाव का क्या अर्थ है? अभाव का अर्थ सामान्य भाषा में कमी को कहते हैं, लेकिन दर्शन में अभाव का मतलब है न होना। इसका अर्थ है जो पदार्थ है उस पदार्थ को कभी नाश नहीं किया जा सकता। पदार्थ का कभी अभाव, बोलो, माने जो पदार्थ है उसे आप नष्ट नहीं कर सकते। और ये बात साइंस कहती है, साइंस पढ़ा रही है 10वीं कक्षा में, पदार्थ नाम का टॉपिक पढ़ाती है, पदार्थ। और वहाँ एक टॉपिक पढ़ाया जाता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता, विनाशशीलता से रहित है पदार्थ, कभी नाश नहीं होता। अच्छा, एक बात और बताता हूं, जो रासायनिक विज्ञान पढ़े हैं वो लोग उत्तर देंगे। रासायनिक क्रियाएं जब होती हैं तो समीकरण लिखे जाते हैं। हाँ जी, हाँ ना, कुछ तो करते रहो ताकि मुझे पता चले पहुंच रही है मेरी बात में। रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं तो एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में जितने पदार्थों के जितने परमाणु होते हैं, राइट हैंड साइड में भी उतने ही परमाणु होने चाहिए, तब समीकरण संतुलित होगा। बोलो हाँ या ना। नहीं, कोई साइंस जानते हो तो बता सकते, विरोध कर सकते मेरा कि जी बात ठीक नहीं बता रहे हो। हाइड्रोजन के परमाणु जितने इधर हैं उतने ही राइट हैंड साइड में आएंगे, नहीं तो समीकरण गलत, क्रिया गलत, क्योंकि एक परमाणु भी मिस नहीं हो सकता, एक परमाणु भी समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए हवन में डाला हुआ घी सामग्री आदि कभी समाप्त नहीं होता। और आप तरीके ढूंढो, साइंस के कुछ बिंदु पढ़ो। जैसे पानी है, पानी को गर्म कर दो, पानी को गर्म कर दो, बर्तन में रहेगा क्या? लेकिन क्या नष्ट हो गया? अच्छा, अब नाश की परिभाषा सुनो। नाश किसे कहते हैं? दर्शन में, दर्शन में जो नाश शब्द है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने के लिए नहीं है। नाश शब्द का अर्थ है नाश कारण लय। नाश कारण लय अर्थात नाश का अर्थ है जो वस्तु, जो पदार्थ हमारे सामने है वो अपने कारण में चला जाता है। बोलो, कहां चला जाता है? बिना कारण के कोई कार्य कहां चला जाएगा? कारण में चला जाएगा। माने अपने मूल कारण में जाने का नाम नाश है। नाश पदार्थ का समाप्त होना। व्याकरण में भी लिखा है ऐसा ही एक सूत्र, अदर्शनम लोपः। अदर्शनम ये तब आता है जब कुछ शब्द लिखे हैं उनमें से कोई शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, सोचते कि भाई कहां चला गया, तो उसको लोप कह देते हैं। लेकिन व्याकरण का आचार्य कहता है वो लोप हो गया है, अमुक अमुक वर्ण का लोप। लेकिन लोप का क्या मतलब है? कि वो दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए लोप है। बाद बाकी वो है, यहां व्याकरण की दृष्टि से दिखाई दे जाएगा। अदर्शनम लोप, ना दिखाई देने का नाम लोप है, नाश होने का नाम, समाप्त होने का नाम लोप। इसीलिए पानी जो हमने गर्म किया वो परमाणु होकर के बिखर गया, उसको फिर से इकट्ठा किया जा सकता है। और सुनो, पानी को तोड़ा जा सकता है। तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे बोलो, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन को समाप्त कर सकते हैं? इसीलिए नोट करो पहली बात, हम जो भी पदार्थ अग्नि में प्रयोग करते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते। उस व्यक्ति की समझ में आ गया। स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी ये बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन हवन करते ही क्यों हैं? ऋषि दयानंद ने इस प्रश्नोत्तरी को सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। वहां प्रश्न है, होम से क्या उपकार होता है? होम से क्या उपकार होता है? तो ऋषि कहते हैं, ऋषि दयानंद की भाषा देखो कितनी आनंददायक है, समझाने का तरीका देखो। जो बात हम जानते हैं उससे जो नहीं जानते उसको जानना। ऋषि कहते सब जानते हैं। क्या जानते हैं? हवन क्यों करते हैं? नहीं। ऋषि कहते सब जानते हैं कि दुर्गंध से मनुष्यों को रोग होते हैं। बोलो, जानते हैं कि नहीं?
सब जानते हैं दुर्गंध से मनुष्यों को रोग होते हैं, रोगों से दुख होता है। इसी प्रकार हवन से सुगंध होती है, सुगंध से रोग दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं तो प्राणी मात्र को सुख मिलता है। किस लिए हवन करते हैं बोलो? सुख के लिए। लेकिन ध्यान देना, एक होता है वितंडा, वक्ता की बात को उद्देश्य तक ना पहुंचना, वक्ता की बात को रोकना, उसका विरोध करने के लिए कोई एक उसी की बात में से लेकर उसका विरोध करना, तो वितंडा। अब कहने वाला क्या कहता सुनो, वो सुख तक नहीं पहुंचा, रोग दूर करने तक नहीं पहुंचा, सुगंध पर डटा रह गया और कहता है स्वामी जी अगर सुगंध ही करनी है तो इतना कीमती घी क्यों, थोड़ी सेंट छिड़क के भी तो सुगंध हो सकती है। उद्देश्य क्या था और इसने बदल क्या दिया। लेकिन ऋषि दयानंद का उत्तर सुनोगे तो आनंद आएगा। ऋषि कहते हैं कि इत्र छिड़कने से, सेंट छिड़कने से सुगंध तो आएगी लेकिन दुर्गंध नहीं जाएगी। तरीका देखो कितनी बड़ी साइंस है इसमें। ऋषि कहते हैं इत्र छिड़कने से सुगंध तो आएगी लेकिन दुर्गंध नहीं जाएगी। हवन करने में वह भेदक शक्ति होती है जो दुर्गंध को नष्ट कर देती है, सुगंध भर देती है, इसीलिए हवन किया जाता है। लेकिन ये साइंस क्या है, कैसे दुर्गंध दूर होगी, तो इस पर हमने अध्ययन किया तो एक बड़े पते की बात समझ में आ गई। साइंस वाले लोगों को जल्दी से आएगी, प्रयास करूंगा आए, सबको आए, क्योंकि प्रवचन का मतलब ही यही है। साइंस में पढ़ाया जाता है वायु दबाव, और वायु दबाव वाले टॉपिक में बड़े प्रश्न हैं, बड़ी बातें हैं। यहां तो एक बात समझेंगे कि वायु दबाव कहां कहां कितना रहता है। तो वायु दबाव हर स्थिति में अलग अलग रहता है, हर स्थान पर। सामान्यतया ऊपर जाते चले जाएंगे तो वायु दबाव कम होता जाएगा, और पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते जाएंगे तो वायु दबाव अधिक होता जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जहां जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दबाव कम हो जाएगा, जहां अग्नि का तापमान कम होगा वहां वायु दबाव। अब आपके फॉर्मूला अग्निहोत्र में प्रयोग कर लो। अग्निकुंड बना, उसके अंदर अंदर का तापमान अधिक हुआ, और जैसे ही तापमान अधिक हुआ, कितना हुआ, जो दैनिक हवन करते हैं कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस, और जो बड़े बड़े पारायण यज्ञ कराते हैं हम लोग, उसमें 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, 2-2 हज़ार हो जाता कई बार। इसीलिए यजमान के लिए सुरवा बड़ा बनाया जाता है ताकि इसको परेशानी नहीं हो। जैसे ही तापमान हवन कुंड का अधिक हुआ, हवन कुंड के अंदर अंदर वाला वायु हल्का हो गया, और हल्का होकर के ऊपर चला गया। हवन कुंड का सारा वायु ऊपर निकल जाता है। बिना वायु के हवन कुंड रह सकता है? यह नियम है, बिना वायु के वायुमंडल में कोई जगह नहीं रह सकती, निर्वात नहीं रह सकता। स्पेशली कहीं कहीं बनाया जाता है, सहज भाव से नहीं रह सकता। और जब निर्वात नहीं रहेगा तो हवन कुंड में वायु, बाहर का वायु अंदर आ जाएगा। देखो कैसा साइंस चल रहा है। हवन कुंड ऐसे बना है तो वायु ऐसे निकल गई तो तुरंत किनारे से वायु अंदर चली जाएगी, पास की वायु सिमट कर अंदर आ जाएगी। जब तक आपका हवन कुंड चलता रहेगा, कोने कोने की वायु सिमट कर हवन कुंड में आती रहेगी, और वहां से धुल करके शुद्ध होकर के वातावरण को शुद्ध करती रहेगी। यह है हवन का साइंस। बात पहुंची आप तक? एक तरीका और देखते हैं। समय बातचीत का पूरा होता है, 1 मिनट ले लें या बंद कर दें? हाँ जी। पानी का थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए। बड़े बड़े बर्तन आते हैं भगोने दावत में, और पूरा पानी से भर लीजिए, और उस भगोने की एक तरफ, एक कोने से, नीचे से, तली में से आग लगाइए उसमें, मतलब गर्म करने के लिए। इधर वाला पानी गर्म होगा कि नहीं होगा?
इधर वाला पानी गर्म कैसे हो गया? आग तो इधर लगाई थी। यहां भी वही काम करता है नियम। पहले पानी की वो परत गर्म होगी जो अग्नि के संपर्क में आएगी, और अग्नि के संपर्क में आते ही वह अपना स्थान छोड़ के ऊपर आ जाएगी। कहां आएगी? ऊपर ही आएगी, वो इधर नहीं जाएगी। यहां से ऊपर आएगी और उसके बाद पास वाली जो पानी की परत है वो उसका जगह ले लेगी, फिर वो ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे पानी आता रहेगा, ऐसे पानी आता रहेगा और आपका पूरा पानी गर्म हो जाएगा। कभी देखना है तो रसोई घर में देख लो, जब उबाल आता है तो क्या मतलब है उसका? नीचे का पानी ऊपर आ रहा है। उबाल का मतलब नीचे का पानी, और गौर से देखना ऊपर ऐसे लेयर लगाता रहता है और ऐसे करके जाता रहता है। कभी कांच के बर्तन में देखना, तब आएगा आनंद। जो कांच के बर्तन होते हैं ना रासायनिक प्रयोगशाला में, टेस्ट ट्यूब, उनमें साफ साफ दिखाई देता है पानी ऐसे जा रहा होता है, अग्नि जहां जल रही है उसके पास, और ऐसे निकल रहा होता बहुत तेजी से। हवन कुंड को कभी पंखे के नीचे रख के देख लेना, पता चल जाएगा। हवन कुंड से पंखा हवा तेजी से टक्कर मारेगा, उल्टा चलाएगा। इसीलिए केवल एकमात्र तरीका है वायु शुद्ध करने का, क्या है बोलो? हवन। जिस घर में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती वहां अग्निहोत्र ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना स्वाहा स्वाहा अग्नि जलाए घर का वायु शुद्ध होने वाला। अच्छा, प्रयोग करके देख लेना, ऐसे घर में जाना जहां घर में लोग तो रहते हैं पर हवन ना करते कभी, और सूर्य की किरण भी ना जाती वहां। आप उस घर में जाके देख लेना। हमने तो बड़े घरों का अनुभव किया है, क्योंकि रोज किसी न किसी नए घर के दर्शन होते हैं। वहां का वातावरण पता चलता है कैसे रहते हैं लोग। जिन घरों में हवन होता है वहां का वायु शुद्ध रहता है, वहां सहज कोई बीमार नहीं होता है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं, कस्ता विमुंचति सत्ता विमुंचति कस्मयिता विमुंचति तस्मयिता विमुंचति पोसाय रक्षसाम भागोसी। वेद के मंत्र में पूछा, अरे कौन सुख चाहने वाला यज्ञ को छोड़ देता है? उत्तर मिला, कोई नहीं। और जो यज्ञ को छोड़ देता है, परमात्मा भी उसे, परमात्मा उसे क्यों छोड़ देता है? परमात्मा उसे दुख पाने के लिए छोड़ देता है। सुख चाहिए तो यज्ञ को अपनाओ। कितने तरीके बताए मैंने अभी तक प्रदूषण निवारण के, अब चौथा बताने की जरूरत है। जी, चौथा बता देता हूं जल्दी से, चर्चा नहीं करेंगे। चौथा तरीका हमारा करने का नहीं है, वो परमात्मा के द्वारा कराने का है। जो इन तीनों कामों को नहीं करते या नहीं करेंगे, उनको परमात्मा अगले बार मनुष्य का शरीर नहीं देगा, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है। क्योंकि जब तक एनओसी यहां से नहीं मिलेगी तब तक कैसे पार होंगे? यहां का कर्जा जमा नहीं किया, वायु दूषित कर दिया, जल दूषित कर दिया। इसीलिए पहले यहां का सब संतुलित करना होता है, तब जाकर पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, एक बेटी 7-8 वर्ष की रही होगी, 9 वर्ष की, 10 वर्ष की, उसने ये व्याख्यान सुना तो पता है क्या कहती है मेरे से बाद में? आचार्य जी, ये चौथे वाला पहले बताना था आपको। क्यों कहती है ये चौथे वाला तरीका पहले बताना चाहिए था, तो 3 की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोच देखो उसकी क्या सोच रही है। यानी लोग कितने अब ऐसे हो गए अनैतिक। जरूरत है दंड व्यवस्था की, क्योंकि दंड से व्यक्ति बेखबर हो गया या बेखबर कर दिया गया है। इसीलिए याद रखना, हम अगर पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, और दोष का हानि दुख के रूप में भुगतनी पड़ेगी। आपने मुझे धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।